हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आप लोगों के लिए एक मैसेज में डाल रहा हूं। इस लॉकडाउन के टाइम के दौरान आप लोगों को घर बैठे आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को वो सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाई जा रही हैं जो आपको आपकी कोचिंग के थ्रू अवेलेबल होती थी। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, महामारी का रूप ले चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की स्टडी लगातार जारी रहे, इस बात के लिए हम लोगों ने बहुत सारे भरसक प्रयास किए हैं कि कैसे भी करके हमारे स्टूडेंट्स तक ये सारे वीडियो पहुंच पाएँ। और ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनको ज़रूर देखें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें, ताकि आप लोगों के ज़रिए हम लोगों का हौसला बढ़ता रहे। एक ज़रूरी मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन कठिनाइयों का सामना करते हुए आप लोगों को अपने मुकाम तक पहुंचना है। क्योंकि जब आप कठिनाई से हार कर के बैठ जाएंगे तो याद रखना, मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ इंसान, मन मस्तिष्क से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत पाएगा। तो एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। खुद ही को बना इतना काबिल कि हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे। खुद ही को बना इतना काबिल कि हिमालय की चोटी पर जा पहुँचे, और खुदा भी खुद तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा खुद तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। यदि आप इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने इस जॉब को, अपने इस टारगेट को फिक्स करके इस टाइम पीरियड के दौरान यदि आप स्टडी कंटिन्यू जारी रखेंगे तो हो सकता है आप लोगों का सिलेक्शन आने वाले टाइम में बहुत जल्द होगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पिछले 5-6 दिन से लगातार आप लोगों के सामने बायोलॉजी के ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, और मेरी ये कामना है कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को जनरल साइंस के सारे वीडियो इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास प्रेषित करता रहूँगा। और आप लोगों का जो उत्तरदायित्व है उसको आप पूरा करते रहिए। हमारा दायित्व है, हम पूरा बखूबी निभा रहे हैं। तो टॉपिक को लेकर के चलते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, किस प्रकार से अपन लोग भोजन खाते हैं, हमें क्या क्या खाना चाहिए, और किस प्रकार से जो खाया हुआ भोजन है उसका पाचन अपने शरीर के अंदर होता है। टॉपिक थोड़ा अपना लेंथी चलेगा, हो सकता है आपको ये 2-3 भागों में मिल जाए, लेकिन बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के टॉपिक समझ में आएगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। पाचन क्या है? रियल में अपन जो खाते हैं, एक छोटी सी बात मैं आपको छोटी क्लासों की बताने जा रहा हूँ। आपने कभी नाम सुना होगा संतुलित भोजन का, बैलेंस फूड का। ये संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन की अपन बात करें तो एक ऐसा भोजन जिसके अंदर प्रत्येक न्यूट्रिएंट, प्रत्येक पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो अपने शरीर के लिए डेली उनकी आवश्यकता होती है। यदि वो अपने शरीर में नहीं गए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों की शिकार हम हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें तो इस संतुलित भोजन के जो अवयव चलते हैं अपने, वो नंबर फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, नंबर सेकंड आता आपका वसा, नंबर थर्ड प्रोटीन, नंबर फोर्थ विटामिन्स, नंबर फिफ्थ खनिज लवण, और नंबर लास्ट जल। अब आप लोगों को ज़रूर ये पता है कि इनमें से वो सारे के सारे पोषक पदार्थ आप लोगों की बॉडी के अंदर जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सारे के सारे पोषक पदार्थों की अपन को डेली ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो, और चाहे वो जल हो। और आपको पता है जल के बिना तो अपना जीवन संभव ही नहीं है। जल सारी की सारी जैविक उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनसे अपन को बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है। विटामिन्स एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे अपन को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें इसको खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स,
विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और खनिज लवणों की उचित मात्रा अपनी बॉडी के अंदर होनी ज़रूरी है, वरना अपना जो नर्वस सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाएगा और अपना शरीर धीरे धीरे वीकनेस पे आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक अपना चलेगा संतुलित भोजन, मैं आपको पाचन तंत्र की बात बता रहा हूँ, तो संतुलित भोजन को बीच में ऐड इसलिए किया मैंने ताकि आपको ये पता चले, क्योंकि बीच बीच में इनकी टर्म्स में काम में लूँगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा, फैट का डाइजेशन कैसे होगा। हालांकि ये टॉपिक अपना अलग चलेगा, न्यूट्रिशन नाम करके, पोषण नाम करके टॉपिक अपना अलग चलेगा, जिसकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी अपन पाचन तंत्र की बात करेंगे। तो रियल में पाचन की डेफिनेशन क्या है? अपन लोग जो पदार्थ खाते हैं वो होते हैं जटिल, इसके अलावा ठोस और अघुलनशील, ये पदार्थ खाते हैं अपन। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, तो जो भी भोज्य पदार्थ अपने द्वारा खाए जा रहे हैं वो जटिल होते हैं, ठोस होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और इन पदार्थों को याद रहे, इन पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा, देखना, जटिल का मतलब सरल, ठोस का मतलब द्रव या तरल, घुलनशील इनका ऑपोजिट, पदार्थों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। सजीवों के द्वारा खाए जाने वाले जटिल, ठोस और अघुलनशील भोज्य पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल, तरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं पाचन। तो आपको याद रखना है, खाते क्या है अपन? जटिल, ठोस, अघुलनशील पदार्थ। पाचक एंजाइम क्या करते हैं? उस जटिल को सरल भोज्य पदार्थ में, ठोस को लिक्विड पदार्थ में और अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट कर देंगे। इस पूरी प्रोसेस को अपन डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। बात करें अपन पाचन की, तो विभिन्न प्रकार के जो पाचक अंग हैं उनके अपन बात करेंगे अभी। पाचन के अंतर्गत जो सहायक अंग आते हैं, सहायक अंगों की यदि मैं बात करूं तो इधर आपको याद रखना है, नंबर 1 लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, नंबर 2 यकृत, नंबर 3 अग्नाशय और नंबर 4 पित्ताशय। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, जनरल साइंस के इस बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो 3 ही टॉपिक से होते हैं। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 2 नर्वस सिस्टम, उसमें भी ब्रेन से क्वेश्चन आते हैं, और नंबर 3 आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। सबसे ज़्यादा आज तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पाचन तंत्र, आपके तंत्रिका तंत्र और आपके अंतःस्रावी तंत्र से ही पूछे जाते हैं। तो बात करें तो अपन सहायक अंगों की, मतलब ये जो मैंने 4 नाम आपके सामने लिख रखे हैं ये अपने पाचन तंत्र के भाग नहीं हैं, पाचन तंत्र के भाग नहीं हैं, फिर भी भोजन में अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए सहायक अंगों के नाम आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। लार ग्रंथि, यकृत जिसको आप लीवर कहते हैं, अग्नाशय और पित्ताशय। रियल में अपने शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन हो रहा है वो आहार नलिका की बात करते हैं अपन। आहार नलिका, भोजन नलिका या आहार नाल कहते हैं इसको। देखो, आहार, भोजन, आहार, आहार का मतलब क्या होता है? भोजन, फूड होता है। जिस नलिका से होकर के भोजन अंदर प्रविष्ट होता है वो आपकी आहार नाल है। और मनुष्य में इस आहार नाल की लंबाई की बात करें तो वो होती है 8 से 10 मीटर। याद रखना, आहार नाल की लंबाई मनुष्य में कितनी है? 8 से 10 मीटर। कई बुक्स के अंदर आपको ये 6 से 10 मीटर भी मिल जाएगी, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, ये कुंडलित अवस्था में पाई जाती है। आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर अपने शरीर की लंबाई तो इतनी है ही नहीं, फिर ये आहार नलिका इतनी लंबी कैसे है? तो ये कुंडलित फॉर्म में होती है, सीधी कभी नहीं होती है, कुंडलन बना करके रहती है। तो मानव की आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। कौन सी अवस्था में उपस्थित होती है? कुंडलित अवस्था में। इस आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है, स्टार्ट कहाँ से होती है?
इस आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है वो तो होता है माउथ, मुख, और अंतिम जो इसका लास्ट जो इसका पार्ट होता है वो होता है गुदाद्वार। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है? अपने माउथ से होती है और ख़त्म कहाँ होती है? एनस, गुदाद्वार पर जाकर के ख़त्म हो जाती है। तो ये 8 से 10 मीटर तक की लंबाई के अंदर कौन कौन से पाचक अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको 2 क्रम बताता हूँ। एक क्रम बता रहा हूँ मैं आपको भोजन मार्ग का क्रम, और दूसरा क्रम मैं आपको बता रहा हूँ भोजन का क्रम। पहला क्रम मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ भोजन मार्ग का क्रम, भोजन मार्ग का क्रम, और दूसरा जो मैं आपके सामने लिखूँगा वो है भोजन का क्रम। और ये क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था उस फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि आपको किस लेवल की स्टडी करवाई जाती है। क्या क्वेश्चन आया था मैं अभी आपको बताऊंगा। भोजन मार्ग के क्रम की बात करें तो सबसे पहले भोजन जाता है मुख में, मुख से भोजन जाता है मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में। ये भागों के नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो नाम मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ये सारे के सारे मिलकर के पाचन अंग कहलाते हैं। और ये पाचन अंग जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको ये क्रम अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसी क्रम के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारी स्टडी करवाऊंगा। सबसे पहले भोजन किस में जाएगा? मुख में, मुख से मुख गुहा में, मुख गुहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में। कभी कभार ये क्वेश्चन इस प्रकार ही बनकर के आता है कि मनुष्य की आहार नाल में भोजन मार्ग का सही क्रम क्या है। तो आपको क्या करेगा, वो मुख को यहाँ से उठा करके इसकी जगह दे देगा, ग्रसिका को पहले दे देगा, आमाशय को ग्रसनी की जगह दे देगा, ग्रसनी को बड़ी आंत के बाद में दे देगा। तो आपको ये क्रम अच्छी तरीके से याद रखना है। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये तो था आपका भोजन मार्ग का क्रम। दूसरा जो मैंने पॉइंट लिख रखा है वो है भोजन का क्रम, कि भोजन किस प्रकार से अपने शरीर के अंतर्गत अपन खाते हैं, एनर्जी मिलती है। तो याद रखना, सबसे पहले भोजन को अंतः ग्रहण किया जाता है। और अंतः ग्रहण का मतलब क्या है? खाना अंदर लेना। अंतः का मतलब अंदर, ग्रहण का मतलब लेना। सबसे पहले अपन भोजन को खाएंगे, खाने के बाद होगा भोजन का पाचन। क्या होगा? पाचन। पाचन के बाद होता है पचित भोजन का अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण के बाद होगा स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद जो होता है वो है बहिष्करण या उत्सर्जन। बचा खुचा जो पदार्थ होता है जो अपने शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है उसको अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया था। और ये एक पॉइंट ऐसा था जिसमें ये सेम टू सेम क्रम लिखा हुआ था। सबसे पहले भोजन को खाएंगे, उसके बाद भोजन का पाचन होगा, पाचन होने के बाद पचित भोजन का अवशोषण होगा। मतलब अपने शरीर के लिए जो जो खाना आवश्यक था, अपन जो खाते हैं वो सारा शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। यदि सारा ही आवश्यक होता तो ये प्रक्रिया कभी होती नहीं, सारे के सारे पदार्थ का अवशोषण हो जाता। तो पाचन के बाद अवशोषण होगा, और अवशोषण के बाद अपन को एनर्जी मिलती है। खाना खाने के 3-4 घंटे बाद अपन को एनर्जी मिलती है। उस प्रोसेस को स्वांगीकरण कहा जाता है। और स्वांगीकरण की प्रोसेस के बाद जो बचा खुचा पदार्थ होता है जिसको अपन मल कहते हैं, उसको अपन बॉडी से बाहर गुदाद्वार के द्वारा उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये क्रम आपको किस प्रकार से चेंज मिल सकता है? जैसे अगले ने अंतःग्रहण को यहाँ से हटा करके स्वांगीकरण की जगह डाल दिया, स्वांगीकरण को पाचन की जगह डाल दिया। तो इस प्रकार आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया था क्वेश्चन। तो ये आपका क्रम बिल्कुल राइट क्रम रहेगा। अंतःग्रहण,
पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण या उत्सर्जन। तो आशा करता हूं कि दोनों क्रम आपको याद हो गए होंगे। ना भी याद हुए तो इन क्रम को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि मैं इस क्रम के अकॉर्डिंग ही आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। अब देखो अपन बात करें, एक कर्माकुंचन गति आती है। कर्माकुंचन, सिकुड़ने की गति, फैलने की गति। ये कर्माकुंचन जो गति होती है वो सबसे अधिक तो होती है आमाशय में। सबसे अधिक तो किसमें होती है? आमाशय में। और सबसे कम किसमें होती है? मलाशय में। कर्माकुंचन का मतलब आपका पेट बाहर हो सकता है, अंदर जा सकता है। कर्माकुंचन, फैलना, सिकुड़ना। तो कर्माकुंचन की जो सबसे ज़्यादा गति होती है वो अपने आमाशय के अंदर होती है, और कर्माकुंचन की सबसे कम जो गति होती है वो अपने मलाशय के अंतर्गत संपन्न होती है। और इसके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर है। इसमें से आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो होता है छोटी आंत। कौन होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6.5 मीटर होती है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो कई बुक्स के अंदर इसकी आहार नाल की जो संपूर्ण लंबाई है वो 6 से 10 मीटर दे रखी है। तो आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, जब छोटी आंत की खुद की लंबाई 6.5 मीटर है तो वो 6 से 10 का आंकड़ा सही कैसे मान सकते हैं अपन लोग। तो छोटी आंत अपनी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6.5 मीटर। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर ही भोजन का अधिकांश भोजन का पाचन भी छोटी आंत में होता है, और पचित भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार के पेपर्स में पहले पूछा जाता था कि मानव की आहार नाल का वह भाग जहाँ पर भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है। तो सीधा सीधा ही आपको ऑप्शन में ये इनमें से 4 ऑप्शन मिलते थे, तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाता था? छोटी आंत। अब आपसे वो छोटी आंत का पार्ट पूछता है, तो छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर भोजन का पाचन होगा, वो अपन छोटी आंत के अंतर्गत पढ़ेंगे। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। तो मैं वहाँ पर आपको क्लियर करके बताऊँगा कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर उस भोजन का पाचन होता है, और कौन से भाग में पचित भोजन का अवशोषण होता है। इसके अलावा आपको और एक बात याद रखनी है, मनुष्य के अंदर सेल्यूलोज का कभी पाचन नहीं होता है। सेल्यूलोज पत्ता गोभी के अंदर खूब अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इस सेल्यूलोज का मनुष्य के शरीर में कभी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसको पचाने वाला सेल्यूलेज एंजाइम, सेल्यूलोज का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? सेल्यूलेज एंजाइम करता है। और वो सेल्यूलेज एंजाइम अपने शरीर के अंदर क्या होता है भाई? एब्सेंट होता है। जब एंजाइम ही अनुपस्थित है तो जाहिर सी बात है कि उस पोषक पदार्थ का कभी डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो याद रखना, मनुष्य के शरीर के अंदर सेल्यूलोज का पाचन इसलिए नहीं होता है कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करने वाला सेल्यूलेज एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, इसलिए अपने शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यदि मैं आपको बताऊं तो वो है आपकी एक अवशेषी अंग आता है। अपनी आहार नाल का एक अवशेषी अंग है, और अवशेषी अंग या अवशेषांग भी कहते हैं इनको, अवशेषांग। ये ऐसे कुछ अंग हैं जो अपने पूर्वजों में विकसित थे, अपने पूर्वजों में क्या थे? विकसित थे, लेकिन आज अपने शरीर के अंदर सिर्फ एक अवशेष के रूप में उपस्थित हैं, उनका कोई वर्क नहीं है। उन सारे के सारे अंगों को अपन अवशेषी अंग या अवशेषांग के नाम से जानते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ऐसे अंग मानव शरीर के ऐसे अंग जो उनके पूर्वजों में विकसित थे, वेल डेवलप थे, लेकिन आज अपने शरीर में कम विकसित हैं और लगभग एक अवशेष के रूप में उपस्थित है। उन सारे अंगों को अवशेषी अंग या अवशेषांग के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको कुछ अवशेषी अंगों के नाम और बता देता हूं इधर। जैसे आहार नाल का जो अवशेषी अंग है उसका नाम है वर्मीफॉर्म
अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, या फिर इसे अंधनाल के नाम से जानते हैं, या फिर इसे कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है। कृमि रूपी परिशेषिका, यह आपकी बड़ी आंत का सिक्कम वाला पार्ट है। बड़ी आंत की जब अपन बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलन और मलाशय। उस सिक्कम पार्ट का नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अंधनाल या कृमि रूपी परिशेषिका है, जो मनुष्य की आहार नाल का कौन सा अंग है? अवशेषीय अंग है। इसके अलावा एक अक्कल दाढ़ का नाम आपने सुना होगा, अक्कल दाढ़, या फिर इसे थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे बुद्धि का दांत कहते हैं, या फिर इसका और नाम बोलूं तो तीसरा मोलर। यह लगभग 20 से 25 वर्ष की उम्र में आता है। अब जरूरी नहीं कि 20 से 25 वर्ष की उम्र में ही आएगा, 30 में भी आ सकता है, 29 में भी आ सकता है। ये अपनी मुख गुहा का अवशेषीय अंग है, याद रखना। अक्कल दाढ़, थर्ड मोलर, बुद्धि का दांत। अब ऐसा नहीं कि जिस इंसान के आता है तो उसमें बुद्धि आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है, बचपन में जब उसके दांत निकलते हैं तो बेचारा बहुत रोता है, वो सारे दिन भर रोता है, उसके पतले दस्त भी हो जाते हैं, बुखार भी आ जाता है। अब उस बच्चे, वो तो बच्चा, उसको थोड़ी पता है कि मेरे दांत निकल रहे हैं तो इसलिए मेरे को दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। लेकिन जब ये 20 से 25 वर्ष की उम्र में आता है तो इंसान को रियल में बुद्धि आती है, अक्कल आती है। अक्कल, अक्कल का मतलब बुद्धि। इसका रिलेशन सीधा सीधा मैं आपको ये बताऊं कि बचपन में दांत निकला तो उसको पता नहीं था। अब 20 से 25 वर्ष की उम्र में मसूड़े को चीर करके दांत बाहर निकलता है तो सोच लो कितना दर्द होता होगा। इसलिए इंसान को अक्कल आती है कि बचपन में मेरे इतने दांत निकले थे तब मेरे को कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपन अक्कल दाढ़ के नाम से या बुद्धि के दांत के नाम से जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि ये दांत जिसके आता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये आपके इस पाचन तंत्र की कुछ बाहरी रूपरेखाएं मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाचन तंत्र का एक एक अंग। आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो भोजन मार्ग का क्रम मैंने आपको बताया है, वो जिस बच्चे के याद हो गया है वो बच्चा इस पूरे टॉपिक को आराम से सीख पाएगा। सबसे पहले भोजन गया है मुख में। किस में गया है? मुख में। अब आप में से 90% बच्चों को यही पता नहीं कि मुख होता क्या है। तो अब ध्यान से सुन लो, मुख क्या है। सबसे पहले भोजन किस में गया? मुख में गया, माउथ में गया है। और मुख क्या है? अपने 2 ओष्ठ हैं, होठ, एक ऊपर वाला ओष्ठ, एक नीचे वाला ओष्ठ। इन दोनों ओष्ठ के बीच का जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये मुख कहलाता है। ये पूरा मुख नहीं, पूरा तो फेस कहलाता है, अपना चेहरा कहलाता है। ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ के बीच का जो दरार नुमा भाग आपको दिख रहा है वो मुख कहलाता है। कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं होगा। बस मुख के आपको ये एक बात याद रखनी है कि दोनों होठों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। अब इसकी अपन बात करें तो अपने होठों के ऊपर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, अपने होठों के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे लेबियल ग्रंथियां कहते हैं। होठों के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियों को किस नाम से जानते हैं? लेबियल ग्रंथियां कहलाती हैं। कौन सी ग्रंथियां? लेबियल ग्रंथियां। और ये लेबियल ग्रंथियां क्या करती हैं? होठों को चिकना या नम बनाए रखती हैं। तो याद रखना, होठों पर उपस्थित ग्रंथियों को किसके नाम से जानते हैं? लेबियल ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। और ये लेबियल ग्रंथियां क्या काम करती हैं? अपने होठों को चिकना बनाए रखती है। अब कईयों के होठ सूखे पड़े रहते हैं तो उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को पानी पीते रहना चाहिए। एक इंसान को अपने वजन के अकॉर्डिंग 20 किलोग्राम वजन के ऊपर पर डे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि आपकी बॉडी का वजन 80 किलो है तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी तो पर डे का पीना ही चाहिए। यदि आपकी बॉडी का वजन 40 किलो है तो 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। आप ये क्राइटेरिया मानिए कि 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो होठों को चिकना बना रही है। मुख के बाद जो भोजन जाता है अपना, वो जाता है बक्कल केविटी में, मुख गुहा में। मुख गुहा में। और मुख गुहा की यदि मैं बात करूं तो मुख गुहा के अंदर अपन 4 पार्ट पढ़ेंगे।
मुख गुहा ये अंदर वाला जो आपका फुला हुआ गुब्बारा सा ना अंदर, वो आपकी मुख गुहा बक्कल कैविटी कहलाती है। और इसके अंदर 4 विशिष्ट अंग उपस्थित हैं। और वो अंग कौन कौन से हैं, ध्यान से नाम सुनेंगे इनके, क्योंकि बारीकी से पढ़ेंगे अपन इनको। नंबर 1 दांत, नंबर 2 जीभ, नंबर 3 तालू, कालू नहीं है तालू है, और नंबर 4 लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ। ये 4 पार्ट अपनी मुख गुहा के हैं। नंबर 1 दांत, नंबर 2 जीभ, नंबर 3 तालू, नंबर 4 लार ग्रंथि। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्या क्या पढ़ा रहे। जब आपको अपने शरीर के अंदर जो भोजन खाया आपने उसका ही पता नहीं कि उसका डाइजेशन कैसे होता है, अपन को कैसे एनर्जी मिलती है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम आपको जनरल साइंस के ये सारे वो टॉपिक डाले जा रहे हैं जो आपके खुद के सिस्टम के हैं, आपके शरीर के सिस्टम पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। और जब आपको इन अपने ही शरीर के सिस्टम का पता नहीं है तो मेरे हिसाब से आप आउटर नॉलेज कभी ले भी नहीं सकते हैं। तो इनको आप बारीकी से सीखें, क्योंकि आपके लिए बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत की गई है इन नोट्स को बनाने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए। तो मुख गुहा के अंदर दांत हो गए, जीभ हो गए, तालू हो गए और लार ग्रंथियाँ होगी। तो अपन सबसे पहले लेकर के चलते हैं अपने दांत को। देखो दांत, टीथ। दांत की बात करें तो दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। कभी कभी ये आपको डेंटोलॉजी के नाम से भी मिल सकती है। डेंटोलॉजी, डोंटोलॉजी बोल सकते हैं या फिर डेंटोलॉजी बोल सकते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाएगा उसको ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी के नाम से क्यों जाना जा रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। क्योंकि दांत का जो अधिकांश भाग होता है, दांत का अधिकांश भाग एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन से बनता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, डेंटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, डेंटिन प्रोटीन। और इसी डेंटिन प्रोटीन की बात करें तो आप सबको शायद मेरे हिसाब से पता है कि दांतों का डॉक्टर क्या कहलाता है, डेंटिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंटिस्ट कहलाता है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, ओडोंटोलॉजी में, क्योंकि दांत का अधिकांश भाग किस प्रोटीन से बना है, डेंटिन प्रोटीन से बना है। आगे के पॉइंट की बात करें तो दांत का इनेमल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। इनेमल या दंतवल्क, ये जो इनेमल है दंतवल्क, जिसको हिंदी में मैं नाम दे रहा हूं, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अपने शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो कठोर पार्ट है वो कौन है, इनेमल है। कभी कभी आपको ये इनामिल भी मिल सकता है, इनामिल, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो इनेमल और इनामिल एक ही बात है। हिंदी में इसको दंतवल्क, दांत का आवरण कहते हैं। ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कहलाता है और ये बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से। अब देखो याद रखना, अभी मैंने आपको खनिज लवणों की बात की थी तो आ गए ना वो, देखो कैल्शियम और फॉस्फेट, जब तक अपनी बॉडी के अंदर आवश्यक मिनरल्स नहीं जाएंगे, जैसे मैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की बात करूं तो कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं, अपनी हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। यदि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो गई तो आपकी दांत और हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए आपको टाइम के अकॉर्डिंग संतुलित भोजन के रूप में मिनरल्स भी खाने बहुत ज़रूरी है। तो इनेमल दंतवल्क मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हो गया, किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। इसके आगे अपन बात करें तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो द्विबारदंती होते हैं। गर्तदंती होते हैं और विषमदंती होते हैं। क्या है टर्म, सुनो इनको। एक नाम मैंने लिखा द्विबारदंती, द्वि का मतलब दो, बार का मतलब बार, द्विबार, बार बियर बार नहीं है, दो बार। मनुष्य के दांत कितनी बार निकलते हैं जिंदगी में, 2 बार निकलते हैं। उनमें से भी कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं, बात कर लेंगे अभी। गर्तदंती, गर्त का मतलब होता है गड्ढा,
अपने दांत गड्ढे में स्थित हैं। यदि एक दांत को अपन उखाड़ें, जड़ से उखाड़ें तो शायद गड्ढा बनेगा ना। इसलिए दांत कौन से प्रकार के भी हैं? गर्तदंती प्रकार के भी हैं। विषम दंती का मतलब सारे दांतों की साइज़ क्या है? अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सारे दांत सेम साइज के हैं, कोई कम चौड़ा है, कोई ज़्यादा चौड़ा है, कोई नुकीला है, कोई नुकीला नहीं है। तो ये आप लोगों को टर्म्स अच्छे से याद रखनी है। द्विबार दंती का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, 2 बार दांत आते हैं। गर्त दंती का मतलब दांत गर्त में स्थित होते हैं। और विषम दंती का मतलब सारे दांतों की साइज अलग अलग होती है। तो अलग अलग साइज होने के कारण तो इनको नाम मिला है विषम दंती। गर्त या गड्ढे में स्थित होने के कारण नाम मिला है गर्त दंती। और जिंदगी में दांत 2 बार आते हैं इसलिए नाम मिला है द्विबार दंती। अब देखो कुछ दांत एक बार दंती भी हैं। एक बार दंती दांत, इन्हें कहा जाता है स्थायी दांत। ध्यान से सुनना, एक बार दंती का मतलब ये दांत लाइफ में सिर्फ एक बार आएंगे, स्थायी हैं ये। यदि एक बार आने के बाद टूट गए तो जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। और ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। आप सबको पता है कि वयस्क मनुष्य के अंदर दांतों की कुल संख्या कितनी है? 32। दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। इन 32 दांतों में से 12 दांत ऐसे हैं जिनको अपन एक बार दंती या स्थायी दांत के नाम से जानते हैं। वो एक बार आ गए फिर वापस कभी नहीं आएंगे। तो वो कितने दांत हैं? 12 दांत। उसके बाद जो दांत बचते हैं आपके 20, वो कहलाते हैं द्विबार दंती दांत, अस्थायी दांत, या फिर इन्हें कहा जाता है दूध के दांत। और इन दांतों की संख्या कितनी है? 20। और 20 और 12 कितने हो गए? 32। ये दूध के दांत कहलाते हैं। और आप सबको पता है कि बच्चे के दूध के दांत आते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर किसी ने यदि तोड़ दिए तो वो दांत जिंदगी में वापस नहीं आने वाले हैं। तो टोटल दांत कितने हैं? 32। 32 में से एक बार दंती या स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 12। द्विबार दंती या अस्थायी या फिर दूध के दांत कितने हैं? 20। ये दांतों का मेन पार्ट था, मेन जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से मैंने आपके सामने पुटअप कर दिए हैं। अब अपन बात करेंगे कि मनुष्य के जो 32 दांत हैं वो किस प्रकार से विन्यासित हैं। ऐसे इनका कोई क्रम फिक्स है या नहीं है। तो अपन मनुष्य का एक दंत सूत्र लिखते हैं। देखो, उस दंत सूत्र के अनुसार अपन दांतों की बात करेंगे कि दांत किस किस प्रकार के हैं, कौन सा दांत क्या काम संपन्न करता है। देखो, अब अपन बात करेंगे दांत के प्रकार की। दांत किस किस प्रकार से विन्यासित हैं और क्या क्या इन दांतों का काम है। दांत के प्रकार। अभी आपको पता चल चुका है कि अपने दांत टोटल 32 है और 32 दांतों का विन्यास किस प्रकार से है, कौन सा दांत कहाँ स्थित है, उसके अपन बात करेंगे। तो एक छोटा सा दंत सूत्र मैं आपको बताता हूँ। दंत सूत्र या दंत विन्यास। और ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। 21 23 बटा 21 23 गुणा 2 बराबर 16 बट्टे 16 बराबर 32। अब ये किस प्रकार से आई है मैं आपको बताऊंगा कि ये विन्यास कैसे आपका 21 23 बटा 21 23 ये आपको याद रखना है। याद करने का थोड़ा सा फंडा बता देता हूँ। 21 के बाद 22 को खा जाना है, घर से रोटी नहीं खानी है। 21 के बाद 22 को खा जाना है। 23 को आपको याद रखना है। 21 23 21 23 ऊपर जो संख्या वही संख्या नीचे है। 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि अपने जबड़े 2 हैं। कितने जबड़े अपने? 2। ऊपर वाला जो जबड़ा है 2 जबड़े अपने। चलो इस जबड़े की बात करने बाद में कर लेता हूँ मैं, क्योंकि विन्यास बताऊँ उसके साथ बता दूंगा। अब देखो, दांत कार्य के आधार पर दांतों का डिवाइडेशन है। तो ये दांत अपने होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से दांत है? सबसे पहला जो दांत आता है अपना वो है कृंतक दांत। इंसाइजर कहते हैं इसको, आई से डिनोट किया जाता है।
कार्य के आधार पर दांतों के टाइप पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। पहला दांत कृंतक दांत है, अंग्रेजी में इंसाइजर बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। दूसरा दांत है वो है रदनक, केनाइन कहा जाता है, सी से डिनोट करते हैं। तो दूसरा दांत कौन सा है? रदनक या केनाइंस। तीसरा दांत आता है अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर, पीएन से डिनोट करते हैं। और चौथा दांत आता है चर्वणक, मोलर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। ये याद रखना मैं किस आधार पर दांत के टाइप पढ़ा रहा हूँ? कार्य के आधार पर। कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप, 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला दांत कृंतक इंसाइजर, दूसरा रदनक कैनाइन, तीसरा अग्रचर्वणक प्रीमोलर, चौथा चर्वणक मोलर। ये 4 दांत अपने हैं कार्य के आधार पर। ध्यान से सुनेंगे। 21 23 बट्टा 21 23 आपको हर इस अंश और हर को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे। ऊपर वाले जबड़े के दांत बता रहा हूँ पहले। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दांत कृंतक ऊपर और 4 दांत 2 दूनी 4 नीचे। समझ में आ रहा होगा शायद। और 4 और 4 कितने हो गए? 8 दांत कौन से हैं अपने? कृंतक इंसाइजर दांत हैं। दोबारा देखना, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ऊपर जबड़े में ना, ऊपर वाले जबड़े में 2 जबड़े हैं। ऊपर वाला जबड़ा आपका मैक्सिला जबड़ा कहलाता है, नीचे वाला जबड़ा आपका मैंडिबल जबड़ा है। याद रखना, नीचे वाले जबड़े का नाम मैंडिबल है, ऊपर वाले जबड़े का नाम मैक्सिला है। तो 2 दूनी 4, 4 ऊपर, 2 दूनी 4, 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8। 4 बटा 4 1 नहीं है। 4 दांत ऊपरी जबड़े में, 4 दांत निचले जबड़े में, टोटल दांत 8 कौन से? कृंतक दांत हैं। याद रखना, इन दांतों का जो काम है वो है भोजन को काटना। इसलिए इन दांतों को छेदक दांत कहा जाता है। कौन से दांत कहलाते हैं? छेदक दांत कहलाते हैं। जैसे आपको मूली खानी है, आपको केला खाना है, तो आप भोजन को ऐसे करके काटते हैं। तो आपको याद रखना है, सामने के 4 दांत ऊपर और सामने के 4 दांत नीचे वाले, टोटल कितने हो गए? 8। ये दांत कौन से हैं? कृंतक कह सकते हैं, इंसाइजर कह सकते हैं, छेदक दांत कह सकते हैं। काम क्या है? भोजन को काटने का। राइट, आगे चलते हैं रदनक या कैनाइंस को लेकर के। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 बटा 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 2 दूनी 4। ध्यान दें, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 ऊपर आ गए, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 नीचे आ गए, 2 और 2 कितने हो गए? 4। ये 4 दांत कौन से हैं? रदनक दांत हैं। और इन दांतों का जो काम है वो है भोजन को चीरना फाड़ना। भोजन को चीरना फाड़ना, इसलिए इन दांतों को कहा जाता है भेदक दांत। छेदक, भेदक, नए नाम बता रहा हूं। ये छेदक दांत है, ये भेदक दांत है। कितने हैं? 4। विन्यास कैसे होगा? एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो आगे चले। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दांत तो ऊपर और 4 ही दांत नीचे, टोटल कितने? 8। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 बटा 4, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने? 8। इन दांतों का जो काम है वो है भोजन को चबाना, चबाना, मिक्सअप करना। भोजन को चबाने का काम संपन्न करते हैं। और ये सबको पता है, आपको भोजन काटते आगे वाले दांतों से हैं। चीर फाड़, जैसे आपको गन्ना छीलना तो आप ऐसे नहीं छीलते गन्ना, आप गन्ना इस साइड से। तो ये साइड वाले जो दांत है आपके 2 इधर 2 इधर, 4 ही तो हैं, 2 इधर 2 इधर, नुकीले होते हैं, नुकीले। याद रखना, 2 इधर होते हैं 2 इधर होते हैं, जिनके द्वारा अपन भोजन को चीर फाड़ करते हैं। भोजन को चबाने का काम कौन से दांत संपन्न कर रहे हैं? अग्रचर्वणक। और इन दांतों की बात करें तो 3 दूनी 6 बट्टा 3 दूनी
6, टोटल कितने हो गए रे भाई 12। कितने हो गए 12। और इन दांतों का जो काम है वो भी है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। देखो चरवणक 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 का मतलब चबाना। तो मैंने आपको पहले बताया था कार्य के आधार पर दांत के टाइप पढ़ रहे हैं अपन। कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के 4 प्रकार के, कृंतक, रत्नक, अग्र चरवणक, चरवणक। अंग्रेजी के नाम भी आपको याद रखने हैं। 4/4 8 दांत सामने वाले कृंतक, 2/2 4 दांत रत्नक, 4/4 8 दांत अग्र चरवणक, 6/6 12 दांत कौन से चरवणक। लास्ट वाले दांत आपके चरवण के दांत हैं, ध्यान देंगे। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 बट्टा नीचे भी देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, और 16 और 16 कितने होते हैं भाई 12 और 8 20, 20 और 4 24, और 24 और 8 32। तो टोटल ये दांत कितने हो गए आपके 32। 16 ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में। उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इसको। अब देखो इन दांतों का विन्यास किस प्रकार से है, थोड़ा इधर आप गौर फरमाइएगा। ये मैं आपका बना रहा हूं ऊपरी जबड़ा और ये हो गया आपका निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े का नाम होता है मैक्सिला, मैक्सिला, और निचले जबड़े का नाम होता है मैंडिबल। ऊपरी जबड़े का नाम मैक्सिला, निचले जबड़े का नाम मैंडिबल। विशेष बात आपको भी पता है दोनों जबड़े मूवमेंट नहीं करते हैं। ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ, आपको पता चल गया होगा कौन सा जबड़ा मूवमेंट कर रहा है। निचले वाला जबड़ा मूवमेंट कर रहा है, तो याद रखना ये जबड़ा अगतिशील होता है और ये वाला जबड़ा गतिशील होता है। मतलब नीचे वाले जबड़े के अंदर मूवमेंट होता है, ऊपर वाले जबड़े के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। और इसी मैंडिबल का एक और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है रे? मैंडिबल है। कौन से जबड़े की? निचले जबड़े की। ये वाली जिसको आप ठुड्डी कहते हैं, ठुड्डी, मैंडिबल जबड़ा। ये जबड़ा जिसको अपन मैंडिबल नाम दे रहे हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत। अभी मैंने मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग बताया था इनेमल, दांत का। और निचले जबड़े की जो मैंडिबल हड्डी है वो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। देखो किस प्रकार से विन्यासित है। सबसे पहले कृंतक दांतों की बात की है। सामने के 4 दांत ऊपर, 1 2 3 4, राइट। ऐसे ही सामने के 4 दांत नीचे, ऊपर भी 4 नीचे भी 4। सामने के 4 दांत है, ये 4 दांत तो हैं कौन से? 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 कृंतक दांत। क्रम से चलेंगे जल्दी समझ में आएगा। ऊपर कितने? 2, नीचे कितने? 2। अब ऐसा नहीं कि 2 इधर होंगे, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, एक दांत इधर, इसके जस्ट नीचे एक दांत इधर, एक दांत इधर और एक दांत इधर। 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए। ये नुकीले दांत है, याद रखना नुकीले, बिल्कुल सबसे ज़्यादा नुकीले दांत रद्नक दांत होते हैं। तो कितने हो गए? 2 ऊपर 2 नीचे 4, ये 4 दांत। फिर बात करें अग्र चरण प्रीमोलर की, टोटल कितने? 8। 4 ऊपर 4 नीचे। तो 4 ऊपर कैसे होंगे? 2 दांत तो इधर, 2 दांत इधर। इसी प्रकार नीचे जस्ट इनके 2 दांत इधर, 2 दांत इधर। तो ध्यान से सुना, ये वाले जो दांत मैंने दर्शाए हैं, ये है आपके प्रीमोलर दांत, प्रीमोलर। लास्ट के दांत की बात करें तो 6 दांत ऊपर है, 6 दांत नीचे हैं। 6 दांत ऊपर है तो ध्यान से सुनेंगे, 6 2 भागों में डिवाइड होंगे, 1 2 3, 1 2 3,
6 हो गए। ऐसे ही इनके 3 के जस्ट नीचे 3 इधर और 3 इधर। ये वाले जो दांत हैं आपके मोलर, मोलर दांत, ये दांतों का विन्यास आप काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दांत ऊपर हैं, 16 दांत नीचे हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे निकल कर के एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के सामने ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वापस क्लियर किया जा सकता है ये टॉपिक। अब देखो मैं आपको कुछ विशेष बातें और बताता हूँ। कृंतक या इंसाइजर दांतों की बात करें तो ये दांत चूहा, गिलहरी और खरगोश, मतलब आप सबको पता है कि चूहा, गिलहरी और खरगोश भोजन को काटते नहीं हैं, कुतरते हैं, कुतर करके भोजन को खाते हैं। तो इन जीवों के अंदर कृंतक या इंसाइजर जो दांत होते हैं वो जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अब ये भोजन को कुतरते रहते हैं तो वो दांत भी साथ साथ घिसते चले जाते हैं। तो याद रखना, चूहा, गिलहरी और खरगोश के अंदर कौन से दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं? इंसाइजर या फिर कृंतक दांत। रद्नक दांतों की बात करूं तो मांसाहारी जीवों के दांत सबसे अधिक विकसित होते हैं, मांसाहारी प्राणियों में। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से वह दांत जो मांसाहारी प्राणी के अंदर सबसे ज़्यादा वेल डेवलप होता है, विकसित होता है, वो कौन सा दांत है? रद्नक दांत है। आपने कुत्ते के नेस तो देखे ही होंगे, देखा है ना? बुलडॉग कुत्ते का नाम सुना है तो 8 इंच का गोला करके बाहर लेकर के आता है, वो नेस है, वो रद्नक दांत है, कैनाइंस दांत है। और ये अपन भी जान चुके हैं कि अपने माउथ के जो दांत है ये रद्नक, वो भी भोजन को चीर फाड़ करते हैं। तो ये मांसाहारी जीवों के अंदर ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, वो दांत भोजन को चबाने का काम संपन्न करते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अग्रचर्वणक दांत छोटे बच्चों के अंदर अब्सेंट होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से वे दांत जो छोटे बच्चों के अंदर अब्सेंट होते हैं, तो वो दांत होते हैं आपके अग्रचर्वणक। जैसे अपना दंत सूत्र 21-23/21-23 है, वैसे छोटे बच्चों के दंत विन्यास की यदि मैं बात करूं तो छोटे बच्चों का जो दंत विन्यास होता है वो होता है 2102/2102। 2102/2102 मतलब ये टोटल दांत निकल करके कितने आते हैं? 20 आते हैं। याद रखना, तो 00 दिख रहा है, 0 कौन से नंबर का दांत है? तीसरे नंबर का अग्रचर्वणक। तो 00 अग्रचर्वणक दांत छोटे बच्चों के अंदर क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ये आपका दांत कंप्लीट होता है। तो मुख गुहा का एक पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मुख गुहा के जो पॉइंट है अपने, जीभ है, आपका तालु है, इसके अलावा आपका लार ग्रंथि है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। और कंटिन्यूटी आप लोगों के सामने जारी है, आप लोग देख रहे हैं। मैं भी आप लोगों के लिए इतनी भरसक मेहनत कर रहा हूँ। आपका जो दायित्व है आप उसको पूरा करते रहिए। मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं क्या बनता जा रहा हूँ वो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। सभी को मेरा वापस प्यार भरा नमस्कार। आप लोग यूं ही अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाते रहें और लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत के बिना कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाएगी। जितनी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।